ये आर्किटेक्ट था। हाँ। और मैं जब पहली बार इसको टिकट दी थी, इसको मनाने के लिए 4 बार इसके घर जाना पड़ा। अच्छा। मैं मानता हूँ पूरे पॉलिटिकल स्फेयर में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिसकी हाईएस्ट आईक्यू है। आईक्यू भी है, ईक्यू भी है, पीक्यू भी हो ना, पॉलिटिकल क्वेश्चन वो भी बहुत हाई है। आशी जी हैं, इनसे तो बात करते हुए डर लगता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे। घर वालों ने, आपने दोनों ने सोचा था, आपने सोचा था कि बाद में जेल तक पहुंच जाएंगे आप? अब साथ काम करने में फिर ताज मिलेगा उसको भी ले लेंगे, जेल मिलेगी उसको भी झेल लेंगे, क्या है। आप लोग जितना जिताब से आप लोग पंगे ले रहे थे, अब आप चौथे पास राजा की कहानी सुनाएंगे और आप सोचेंगे राजा जी आपको 5 स्टार में खाना खिलाएगा। मोदी जी की नज़र इन दोनों के ऊपर है। सचिन जी, क्या वाकई में इतनी यातना जेल में दी जाती है? जितना मतलब वजन कम होने का कारण क्या केवल ये था, टॉर्चर था, मानसिक टॉर्चर था, फिजिकल टॉर्चर था? ये बड़े दुख की और खेद की बात है। कांग्रेस के लिए देश इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मंदिर में जब आप जाते हो, आप पूजा करते हो, कभी पुजारी ने आपसे पूछा है कि आप चुनावी हिंदू हो, कि आप कौन से वाले हिंदू हो, कि आप पॉलिटिकल हिंदू हो, कि आप, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे यहाँ टीम में लगभग 90 लोग काम करते हैं और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। कभी कभी छोटी छोटी बातों में ना, इसको रूठूँ वो मन जाता है, वो उसको बनाऊँ वो रूठ जाता है। इस तरह की चीज़ें मुझे छोटे से संस्थान चलाने में आती हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि बाकी तो लोग अपने संस्थान चला लेते हैं, लेकिन अगर ये बात ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी की हो जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी एक आंदोलन से खड़ी हुई हो, नए नए चेहरे जिसमें जोड़ रहे हो, फिर वो सब लोग कैसे साथ रहते हैं? और फिर उसमें भी जब देश के सबसे ताकतवर लोग उस पार्टी को ख़त्म करने पे आमादा हो, किसी के छापे पड़ रहे हो, किसी को जेल भेज दिया जा रहा हो, फिर उनको डर लगता है या नहीं लगता? ये मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय था। जेल के नाम से खौफ आता है, और जेल भी ऐसी वैसी नहीं जैसे हमारी यूपी की है कि माफिया जेल में और फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से, संजय भाई कैसे हो। ऐसी जेलें नहीं, जेल ऐसी जिसमें किसी को किसी से ना मिलने दिया जाए, घर वालों से भी ना मिलने दी जाए, मतलब कोई सावरकर टाइप की जेल। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की एक ऐसी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से। मैंने कहा कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि आज आपकी टीम के वो लोग जो अचानक आंदोलन से निकले, सब साथी हो गए, तो इनके यहाँ भी क्या कोई रूटने, मनाने का, मैनेज करने का काम किया जाता है? तो मैंने बहुत बार अनुरोध करना पड़ा केजरीवाल जी से कि सब लोग बैठे साथ में बातचीत करें। और मैं कोई बहुत वैसे वाले सवाल नहीं पूछूंगा जो आप लगातार आप देखते रहते होंगे। नेता से वही पूछना है, नेता का वही जवाब आना है। इनसे पूछो तो वो जवाब आएगा, कांग्रेस से पूछो तो वो जवाब आएगा। तो आज कुछ अलग हट के बात करते हैं। मैं मुलाकात कराता हूँ, मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप सब हीरो ही हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, ये भी उतने तेज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आशीष जी हैं। इनसे तो बात करते हुए डर लगता है कि आप दुनिया की इतनी पढ़ी लिखी जगह से होकर आई हैं, देश की सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए थोड़ा आप तो डर के बात करेंगे। सत्येंद्र जी हैं, इनका फोटो, आपको फोटो दिल को दहला गया था जब आप जेल से निकले थे, लेकिन अभी भी आप उतनी लाइव, उतनी बढ़िया। और सौरभ भाई अपने हीरो, तो आपको बहुत स्मार्ट सी देखते हैं। इनका कोड भी बहुत अच्छा। आती मैंने कोड की तारीफ करी, मैंने कहा तो राघव चड्डा जी का कोड या इनका कोड, लोगों का कोड लगता है। अरविंद जी, सबसे मज़ेदार बात, पहला सवाल ये, लोग कहते हैं कि दो तरीके से लोगों को मनाया जा सकता है। बहुत प्यार से रहो तो मनाया जा सकता है, या फिर प्रिंसिपल की तरह रहो, डांट डपट के रहो। तो ये सारे लोग प्यार से रहते हैं या कुछ, या प्रिंसिपल वाली भूमिका में रहते हैं? मुझे डांटने वाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई मेरी डांट सुनता भी नहीं है इन लोगों में। सो हम सब लोग मिलके निर्णय लेते हैं, सब लोग एक टीम की तरह, एक परिवार, टीम भी नहीं मैं कहूँगा, परिवार है हमारा। और अभी आप यहाँ पे केवल 5 लोगों को देख रहे हैं, ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत लोग और अन्य लोग हैं इस परिवार के अंदर। आज संयोगवश यही लोग आज मौजूद थे तो आज हम सब लोग आए हैं, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है। और इन लोगों ने जिस तरह से हमें जेल में डाला, जिस तरह से कठिनाई के दौर से हम गुजरे, इन्हें उम्मीद थी कि हम सब बिखर जाएंगे। बिखरने की बजाय परिवार और इकट्ठा हो गया और एकजुट हो गया और करीब आ गए हम सब लोग। मनीष जी, अरविंद जी तो थोड़े जुझारू हैं, कभी खंबे पे चढ़ जाते तार काटने के लिए, कभी कुछ और कर लेते। आप तो हमारी तरफ पत्रकार थे, आपने सोचा था कि इस तरह एक बड़ा ताज तो मिलेगा, लेकिन फिर बाद में जेल तक पहुंच जाएंगे आप? नहीं ना, ताज सोचा था ना जेल सोची थी। बस कुछ इनके दिमाग में था, कुछ हमारे दिमाग में था।
जब दोनों एक साथ बैठे तो पता चला कि दोनों के दिमाग में एक ही जैसी चीज़ें हैं देश के लिए, तो चलो साथ काम करते हैं। अब साथ काम करने में फिर ताज मिलेगा उसको भी ले लेंगे, जेल मिलेगी उसको भी झेल लेंगे, क्या है। लगभग 2 साल है ना। हाँ, लगभग 17-18 महीने। तो बाहर आने के बाद में भी वैसी गर्मी आपके अंदर अभी भी दिखाई दे रही है। कोई डर वर नहीं है। चलिए एक करके मैं सबसे थोड़ा थोड़ा बात करूँ फिर करूँगा। आशीष जी, ये बड़ा हो रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री किसी कारणवश जेल जाना पड़ता था जिसको, वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा दिया करता था। लालू जी गए, सोरेन साहब गए, तो यहाँ पे भी मिसेज केजरीवाल जी का नाम चल रहा था। फिर लोगों ने कहा नहीं, केजरीवाल जी बहुत दिमाग से चलते हैं, तो कोई ऐसा चेहरा रखेंगे कि महिलाएं थोड़ी सी पटपटा जाएं, ठीक ठाक रहें। तो लगा कि आशीष जी एक फायर ब्रांड नेता। आशीष जी सच बताइए कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे, घर वालों ने, आपने दोनों ने सोचा था? मैं कभी नहीं सोचा था। मैं अब कभी कॉलेज के दोस्तों से बात करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, तो जब 20 साल पहले कॉलेज से निकले थे, हम मिडिल क्लास के पढ़े लिखे बच्चे थे, अच्छे कॉलेज से निकल के अच्छी नौकरी, अच्छी पेचेक के लिए काम कर रहे थे। ये लगता था कि कुछ सोशल वर्क करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। मैं तो सोचती हूँ 20 साल पहले कभी अगर कोई मुझे कहता भी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे करते हैं, ये भी नहीं पता था। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस दृष्टि से अलग है कि आम आदमी पार्टी ने हम जैसे यंग पढ़े लिखे लोगों को, जिनका पॉलिटिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना हम पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, ना हम पैसे वाली फैमिली से आते हैं, ना हमारे कोई वोट बैंक है। हम किसी और पार्टी में होते तो शायद जो नेता स्टेज पे भाषण पढ़ रहे होते, हम पीछे उस भाषण की रिसर्च कर रहे होते। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने हम जैसे लड़के लड़कियों को पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट में ला के रख दिया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे यूनिक चीज़ है आम आदमी पार्टी के बारे में और अरविंद जी के बारे में। हाँ, ये बात तो कई सारे पार्टी के लोग कहते हैं। 5-6 लोग बैठे हुए हैं हम लोग, मतलब नेता आप लोग 5 है, 5 में से 3 जेल यात्रा कर रहा है। इस लाइन पे बाकी लोगों को 2 का थोड़ा ब्लड प्रेशर आएगा, बाकी दो तो वो चलो बाकी 2 का। लोगों ने कहा कि आपने मोदी जी की नजर इन दोनों के ऊपर है। वो लोगों ने कहा कि जब आशीष बनी तो उन्होंने कहा कि अब गवर्नर साहब ने फाइल खोलना मुख्यमंत्री कार्यालय की शुरू कर दी होगी कि आशीष बनी तो अगला नंबर आशीष का लगाया जाए। सत्येंद्र जी, आपकी एक दर्दनाक फोटो ने शायद पूरे देश को बहुत आहत किया, और ईमानदारी से मैंने बताऊं कि कुछ लोगों की आंखों में मैंने आंसू भी देखे, क्योंकि राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि इस हद तक जाए कि इतना पीड़ित कर दिया जाए आदमी के। कितना किलो वजन कम हो गया था आपका? मेरा 38 kg। मैं तो सोचता हूँ मैं भी चला जाऊँ कुछ दिनों के लिए, मेरा वजन ही कम है। क्या वाकई बिना जेल जाए कर वो ज़्यादा ठीक, इनकी तरह सारों भाई की तरह स्मार्ट हो जाऊंगा फिर। सत्येंद्र जी, क्या वाकई में इतनी यातना जेल में दी जाती है? जितना मतलब वजन कम होने का कारण क्या केवल ये था, टॉर्चर था, मानसिक टॉर्चर था, फिजिकल टॉर्चर था? अभी आपने कहा कि सब लोग आप प्रिंसिपल की तरह से इकट्ठे रहते हैं, आपने सबके लोगों के अलग अलग इंटरव्यू लोगे एक ही टाइम पर, 5 लोगों के नहीं 10 लोगों के लीजिएगा, और क्वेश्चन लगभग सेम पूछ लो एक ही टाइम पर, आपको ऑलमोस्ट सबके आंसर एक ही मिलेंगे। ये रटा देखिए आप केजरीवाल ये रट के पहले ये रट के पूछ लो, जो भी पूछेगा जवाब यही देना है। नहीं, क्वेश्चन हमें थोड़ा पता है, क्वेश्चन तो आपको पता है। रीजन क्या है कि प्रिंसिपली देखो, हम जब जुड़े थे, आपको पहला बात बताता हूँ मैं, सबसे पहले जुड़ने से पहले मैं आर्किटेक्ट था प्रोफेशन में। जिस दिन मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा, पॉलिटिक्स में आया, 5 दिल्ली के नामी सीएस के पास गया था मैं, उनसे मैंने यही पूछा था भाई अरविंद केजरीवाल कैसा आदमी है, तो क्या बहुत अच्छा आदमी है। मैंने पैसे तो नहीं लेते, कहते नहीं डिपार्टमेंट में अकेला आदमी है वो नहीं लेता। तब मैंने अपनी ज़िंदगी उनके पीछे लगाई थी। फिर तो प्रिंसिपली अगर एक साथ हैं फिर तो सब कुछ ठीक होगा ही होगा। तो उसके अंदर प्रिंसिपली हम लोग जुड़े हुए हैं। जब हम जेल में थे तब तो हमारा कोई आपस में कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही नहीं था। तब भी लोगों को लगता था कभी किसी से बात हो ना कि यार मनीष जी भी ये बोल रहे हैं, अरविंद जी भी ये बोल रहे हैं, आप भी ये बोल रहे हो। तीनों अलग अलग जेलों में थे, मतलब ये नहीं था एक ही जेल में हो। तो क्योंकि विचारधारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आए, मकसद क्या था कि देश के लिए कुछ काम कर लें। मैं तो अपने लिए बता सकता हूँ, देखो जी, ज़िंदगी में ना कभी पॉलिटिक्स में आना तो नहीं सोचा था, कभी ये भी नहीं सोचा था मंत्री बने। हमने पता भी नहीं था कि हमारे परिवार में कहीं पर भी कोई किसी गांव का प्रधान नहीं बना, आरडब्ल्यू का ये प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट था। हाँ। और मैं जब पहली बार इसको टिकट दी थी, इसको मनाने के लिए 4 बार इसके घर जाना पड़ा। अच्छा, ये टिकट लेने को तैयार नहीं था ये।
क्या बात है, नहीं दरअसल क्या था एक ना, बार तो मैं और सर बहुत देर 1.5-2 घंटे बैठे थे सिकंदर के कितना लड़ रहे हो? हाँ कि चुनाव लड़ इनको पटाने के लिए। इनके पूरे परिवार को मनाने के लिए, इसको मनाने के लिए। नहीं दरअसल क्या था ना, देखो पॉलिटिक्स के बारे में ना कोई अच्छी रेपुटेशन तो है नहीं, हाँ लोग और हमने बनाई भी नहीं है। बनाने वाले तो वो हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। मुझे तो चलो सर ने याद दिला दिया, मेरे फादर ने फर्स्ट डायलॉग ये था कि बेटा देखो हम तो जिस दिन टिकट मिल गई उस दिन की बात की बात, जब मैंने हाँ कहते नहीं हम तो देखो इज्जतदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिक्स में तो गुंडे बदमाश लोग होते हैं। हाँ, ये सामान धारणा तो ये मतलब बदली कहते है। टीचर थे मेरे फादर, कहते अच्छे लोग थोड़ा आते हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, ये सामान धारणा मेरी समाज बेटी छोटी सी थी, उसने 8वीं क्लास में थी, कहते पापा आप तो अच्छे आदमी हो, डर गई पूरी तरह से कि पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो। तो नेताओं के बारे में रेपुटेशन अच्छी थी, मेरे मन में भी अच्छी नहीं थी। और मैं तो देखो 10 साल के बाद अभी भी उतनी है। स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि मैं गलत था। पहले मैं कहता अच्छे नहीं होते नेता, अब कहता तो बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत ही ख़राब होते हैं। जितना मैं सोचता उससे भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। बट आपने कहा पॉलिटिक्स में, मतलब पहली बात तो हम ये कहते हैं वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स। हम जो करने आए थे वही कर रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स में होते तो शायद जेल जाने के बाद सारे टूट जाते हैं। हाँ, ये बात तो अगर सही हम पॉलिटिक्स में होते ना तो फिर तो कुछ ना देख रहे होते ना, कैरियर बनाने आते। कैरियर तो छोड़ के आए थे, जितने भी लोग बैठे हैं कोई कैरियर बनाने तो आया नहीं, अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के आए सारे के सारे। जब छोड़ के आए थे तो लेने तो कुछ आए नहीं, तो हमने कहा भाई जेल क्यों आए। जो ऐसा आपने पहला क्वेश्चन पूछा ना जेल के ऊपर, सर मैंने बहुत सोचा शुरू में जाके, मैंने कहा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। अब छोड़ो मंत्री बनने के बाद, पहले भी कुछ नहीं गलत किया। फिर मैंने कहा देखो जी, सोचा तो मैंने ये भी नहीं था मंत्री बनूं, सही बात है। तो मंत्री भी बन गए। और सोचा ये भी नहीं था कि जेल पहुंचे, वो भी पहुंच गए। तो मैंने कहा लगता है पिछले जन्म का कुछ होगा। हाँ, ठीक। भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म भी जेल में हुआ था। अच्छा, अभी पिछला जन्म और अगला जन्म और हाँ कुछ तो है। स्वर्ग नरक मानते हैं। कुछ अमित तो शाह ने भी कहा था कि अगर ये नाम दोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा सीधा। कहा बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं। वो देखो अब उनको कब मिलेगा उनको पता नहीं है। पर मैं कह सकता हूँ कि जो आपने फिर प्रश्न पे आ जाता हूँ कि जो वेट कम हुआ था उसका कारण दूसरा था। आई एम वेरी रिलीजियस। मैं अपने जो रिलीजियस तरीके हैं उनको मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं खाता, अन्न ग्रहण नहीं करता। तो जेल का ही कभी सोचा नहीं था जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसे तो काम थे नहीं। तो जब जेल चले गए तो 1 साल तक मैंने पूरे अन्न मेरा उपवास। 1 साल तक अन्न नहीं खाया आपने? नहीं। तो उसकी वजह से मेरा तो क्या खाते, जेल में क्या खाते थे? खीरा टमाटर, जिसके ऊपर आपने टीवी पे मैंने बाद में देखा कि अच्छा। बड़ी बड़ी फोटो चली, मैंने देखा भी क्या था, प्लेटें दिखा रहे हैं जैन साहब क्या शानदार खाना खा रहे हैं। एक प्लेट में खीरा, एक में टमाटर, एक में संतरा, एक में केला। तो ये एक्चुअल में शानदार था। हम जैसे आदमी खा नहीं सकते ना, हमें तो अन्न चाहिए। तो आप खा के गुजार ले रहे तो उनको लगता होगा ये शानदार खाना है। अरे सर उसका भी तो आपको छोटी सी बात बताऊँ। एक बार ऐसी आपने याद दिला दी जो यातनाई वाली बात होती है। क्या होता है जेल की कैंटीन में आता था ये सब सामान, वीक में 2 बार ही मंगाते थे वो लोग। तो मैं जिनकी जेल के कैंटीन से खरीदता था। तो उन्होंने टॉर्चर का तरीका समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो इससे भी काम चल रहा है इसका, तो ये तो कुछ टूटा नहीं। तो उन्होंने जेल की कैंटीन में मंगाना बंद कर दिया। बस 8-9 दिन हो गए, सब कुछ मेरे पास जो था मैं खरीदता था ख़त्म हो गया। तो मेरे सेल के बराबर में 2-3 लोग थे, उनको पता लग गया कि जैन साहब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तीसरा दिन हो चुका था। तो एक आदमी 2 संतरे दे गया और 2 केले, और एक आदमी 2 सेब। वाह, तपस्वी की तरह आपने जीवन अरे काट सर लिया। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया वहाँ पे, उनको बुला के डांटा गया बुरी तरह से। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया, कहते देखो अगर आप ऐसे करेंगे ना हम मीडिया के सामने चले जाएंगे। उनका तो एक्सेस था ना, हाँ, नहीं, हाँ, कहते हम मीडिया में जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने फ्रूट थोड़ा खाना देने चाहिए। तो मतलब लंबा टॉर्चर का टॉर्चर तरीका दूसरा था, पर मैं इसको मैं कहता हूँ ये तो हमें भुगतना ही था। हाँ, नहीं, ये और इसके लिए आप लोग जिस हिसाब से आप लोग पंगे ले रहे थे, अब आप चौथे पास राजा की कहानी सुनाएंगे और आप सोचेंगे राजा जी आपको 5 स्टार में खाना खिलाएगा, तो ये संभव नहीं है ना। इतना तो भाई किसी के लिए करोगे तो वो भी करेगा ही करेगा। सर भाई आप तो ग्रेटर कैलाश की से लड़ भी रहे चुनाव, तो ये जो बढ़िया सा कोट वोट पहनने की आज़ादी है, मेरे ख्याल ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती। हमारा तो यूनिफॉर्म होती है कि कुर्ता पजामा, मन भी करता हो किसी का तो आदमी कुर्ते पजामे पे रहना है। आपने देखा सर तो तारीफ कर रहे थे कि कोट तो इसीलिए मैंने कोट के अंदर। आपका मन था कभी पॉलिटिक्स में आने का, या बाकी सब लोगों की तरह आपका मन भी नहीं था? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स बड़ी ग्लैमर वाली तो लगती थी। मुझे लगता था कि नेता का भोकाल होता है। मतलब जैसे मैंने कॉलेजेस के अंदर देखे थे, मतलब वो जो यूनियन लीडर्स, तो मुझे लगता था कि यार इनका जलवा तो है इनका। बट हमारे यहाँ यूनियन वगैरह थी नहीं कॉलेज के अंदर। तो फिर मैं बेसिकली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मंडे टू फ्राइडे नौकरी करते थे, सैटरडे संडे पैसे खर्च करते थे। हाँ, वही होता है। फिर 4 सैटरडे संडे है, पैसे तो- खर्च कर लिए, पैसे खर्च नहीं हुए तो तनख्वाह आ गई। हाँ, यही क्योंकि होता है। एक नॉर्मल कॉलेज वाले को जब तनख्वाह मिलनी शुरू होती है ना तो बहुत पैसा होता है। सही बात है। वो खर्च ही नहीं होता पूरे महीने के अंदर, दोबारा आ जाती थी।
तो बढ़िया था। तो जो आपने पहला क्वेश्चन जो सर का वाला पूछा था ना कि ये पार्टी एक तरह से कैसे चल रही है, मतलब मेरी एक थ्योरी है इसके अंदर, गलत भी हो सकती है। मैंने बहुत बॉसेस के अंडर काम किया है, तो अगर आपका बॉस ना मेरिट वाला नहीं है इतना, मतलब कि आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा समझदार हो, तो उसकी टीम ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहती नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोल के जाएगा वो कहेगा यार ये गलत बोल रहा है। एक्चुअली तो ऐसे होना चाहिए। मगर हमने अरविंद जी के साथ अब तक 500-700 मीटिंग कर ली होंगी इन 10 सालों में। तो हर एक से आइडिया पूछा था, तुम आइडिया बताओ, तुम आइडिया बताओ, तुम आइडिया। वो जो बताते हैं वो अलग ही आइडिया होता है। तो एक आदमी ऐसा है जिसके पास, और ये बात मैं पहले बोलता था कि आपके पॉलिटिकल स्फेयर में मोदी जी की कितनी आईक्यू है आपको अंदाजा है, मुझे तो है। और जो बाकी नेता हैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, दो बचे हमारे अलायंस पार्टनर हैं। तीन आए, 2 बचे हैं। आप चौथी बात राजा की तरफ मत बढ़िए। नहीं बिल्कुल ये भी बचे हुए हैं। एक्चुअली आपको किसी के इंटरव्यूज देख के और उसकी क्रियाकलाप देख के उसकी आईक्यू लेवल का अंदाजा हो जाता है। तो मैं मानता हूँ पूरे पॉलिटिकल स्फेयर में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिसकी हाईएस्ट आईक्यू है। आईक्यू भी है, ईक्यू भी है, और अगर पीक्यू भी हो ना, पॉलिटिकल क्वोशेंट, वो भी बहुत हाई है। मतलब साधारण लोगों से एक्सेप्शनली हाई है। ये भी सिखाया जाता है तो बॉस की तारीफ करते हैं। नहीं अगला मंत्री पद, अगला मंत्री पद। मैं आपको ये बात बड़ा सोच समझ बता रहा हूँ। उस कारण ये है कि हर आदमी इनकी बात मानता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सोच रहे हैं ना, उसकी काट आसपास की पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। हाँ, वो तो मैं आपको सौरभ जी के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सौरभ ने दूसरी तरफ बता दी, क्योंकि आप ऐसे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ले रहे थे। हाँ, और कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं ये, तो ये बात मुझे नहीं पता किसी इंटरव्यू में सौरभ के बारे में आई है कि नहीं आई है। एक बार मैंने विधानसभा में बोली थी शायद। सौरभ, जब ये हमारा मूवमेंट था जन लोकपाल वाला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसमें इन्वॉल्व हो गए थे और फिर पार्टी बन गई। पार्टी के बाद जब हम 2013 का चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव से पहले जब हम संगठन बना रहे थे पार्टी का, तो सौरभ की विधानसभा नहीं, मतलब मैं उसको सौरभ की विधानसभा नहीं कह सकता उस वक्त। बहुत सारे लोग थे उसमें। एक गांव में एक मीटिंग रखी गई, वहाँ मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। अब उस मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर थे, मीटिंग हो गई, बाद में मुझे बताया, सौरभ के गांव में नहीं थी वो, सौरभ किसी और शाहपुर जेट में थी। शाहपुर जेट में मीटिंग थी। तो वहाँ ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया, हमारे ही वॉलंटियर थे वो, कि सर इससे मिलिए, ये ना सौरभ भारद्वाज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उस वक्त हमें भी लगता था कि भाई जितने पढ़े लिखे लोग पार्टी में जुड़ेंगे और अच्छा है, पर ठीक है, चारों तरफ से हम जोड़ ही रहे थे और सबको इंकरेज कर रहे थे जितने वॉलंटियर्स थे, कि भाई जैसे सत्येंद्र के बारे में बताया कि सत्येंद्र के तो घर हाथ जोड़ के पटाखे लाए थे इनको। तो सौरभ से मुझे मिलवाया, तो किसी ने, उस समय इनकी शादी होने वाली थी, है ना सौरभ, होने वाली थी। तो हाँ, अच्छा। तो और सौरभ पूरे आंदोलन से इतने प्रभावित थे और इनकी अपने अंदर इतनी देशभक्ति जागी हुई थी कि भाई इन्होंने मुझे बताया, सर मेरी ना अभी शादी होने वाली है, आप शादी में आना। फिर आयोजक ने मुझे बताया, सर इसकी पता है, इसने अपनी शादी पूरे आंदोलन से प्रभावित होकर, पूरी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसने तय किया है कि मैं अपनी शादी का हर एक पेमेंट ना चेक से करूँगा, एक पैसा भी कैश से खर्च नहीं करूँगा। अच्छा, मेरे दिमाग में बहुत गूंजती रही ये बात। मैंने कहा एक ऐसा लड़का हमारे आंदोलन में है जो शादी भी कर रहा है ना, चेक से तो एक पैसा भी ब्लैक में, मतलब किसी को नहीं दे रहा, कि कैश नहीं दे रहा, टेंट वाले को, इसको उसको सब चेक से खर्च करेगा, सैलरी से। की बात है 2012-13 की 13 जनवरी में शादी हुई। तो ये मीटिंग हुई होगी 12 में, 2012 में पार्टी बनने के बाद। मैंने आके सर को बताया, मैंने कहा जी एक मैं वॉलंटियर से ऐसे मिल के आया हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अब वो मेरे दिमाग में रहा सौरभ। 2013 का जब हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो हम हर सीट पे कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, तो वहाँ मेरे दिमाग में यही था। मैंने कहा जी कैसे, तो एक लड़का है सौरभ जो पार्टी के शादी चेक से करी है। क्या बात शादी चेक तो से ये विधायक बने केवल शादी के चेक के कारण। इसीलिए कहा जाता है हर पर आदमी इसको भी मनाने जाना, इनकी वाइफ बड़ी मुश्किल से तैयार नहीं मना- थी इसकी। अच्छा, उनको लग रहा था अभी शादी हो रही है, पति नेता बन जाए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसको राजनीति में नहीं इनको भी मना के लाए थे फिर। असल में क्या है कि जब मेरी शादी हुई तो हम हनीमून मनाने नहीं गए, क्योंकि मैं यूएस बहुत ट्रैवल करता था। तो मैंने बोला यहाँ हनीमून क्या मनाना है, मेरा तो यूएस का ट्रैवल आएगा, वहीं बन जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मेरी बीवी अभी तक ये कहती है तुम तो हनीमून तक नहीं लेके गए मुझे। बात तो सही है। अरविंद जी, जो आदमी जहाँ तक पहुँचता है, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, उसकी कॉलेज लाइफ से ही एक दौर शुरू हो जाता है। मतलब मैंने कई प्रैक्टिकली अपने करीबियों को देखा है।
तो ये जो दिमाग लोग कहते हैं जैसे आपके, ये तो मैं मान लूँगा ये आपके डर के मारे कह रहे हैं, मैं मान लूँगा लेकिन अपोजिशन वाले भी ये कहते हैं ईमानदारी से, मेरे बीजेपी के कुछ मित्र वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है ना उसको कोई पढ़ नहीं सकता। हमने ये पढ़ा था दिमाग तो हमारे पास भी उतना ही है, 100 ग्राम 250 ग्राम आपके पास भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करंट आपका आता है तो ये डायरेक्ट बजरंगबली का कनेक्शन है, ये आप निकाल के कहाँ से ले आते हैं? देखिए, अगर आपकी नीयत साफ हो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो भी इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी, सत्येंद्र ने भी ये कहा कि हमारी सबकी आइडियोलॉजी विचारधारा एक है और सबकी नीयत ये है कि देश के लिए कुछ करना है, हम अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं आए। अगर आज हमारी पार्टी में सबको ये विश्वास होता कि केजरीवाल पैसे बना रहा है, केजरीवाल पे लगे आरोप सही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम जेल से बाहर आए पूरी पार्टी बिखर चुकी होती, कोई हमारी पार्टी के अंदर नहीं होता। आज सब लोग हमारी पार्टी में इसलिए एक साथ हैं क्योंकि सबको पता है कि सबकी नीयत साफ़ है, साफ़ नीयत से हम सब लोग एक साथ हैं। जब मैं जेल से बाहर आया, जब आतिशी जी को सीएम पद के लिए हमने सब ने मेरे को कहा वो जो नीतीश के साथ हुआ था वही हो जाएगा, किसी ने कुछ और एग्जाम्पल दिया, किसी ने, हमें डर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सबकी नीयत एक ही है, सबकी नीयत साफ़ है। कोई यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, कोई यहाँ पद के लिए नहीं आया, कोई यहाँ लालच के लिए नहीं आया। तो जब उसके लिए नहीं आए, सबकी नीयत साफ़ है तो सारे उसी पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। कोई किसी पद पे काम कर रहा है, किसी को कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, किसी को कोई जिम्मेदारी मिली हुई है। तो अंत पंत में सारी चीज़ ले दे के नीयत पे आ जाती है और जब नीयत साफ़ है तो फिर बजरंगबली का आशीर्वाद भी मिल ही जाता है। हाँ, मैंने तो उन दिनों में जब आतिशी जी बनने वाली थी, महारानी सीरियल आया था, उसमें जो पति जेल में जाता वो अपनी पत्नी को बना देता, लेकिन पत्नी फिर पति को गायब कर देती है। तो जब मुझे लगा कि आप देश की सबसे पढ़ी लिखी लड़की को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो बहुत सारे ख्याल तो आपके मन में भी आए तो होंगे, आप बताएं ना बताएं अलग विषय। नहीं, बिल्कुल कि नहीं। कुर्सी आप ताज दे रहे हो किसी को। आप ये देखो कि डिसीजन मेकिंग तो मेरे ही हाथ में थी। अभी अगर ज़रा सा मेरे मन में ये ख्याल आया होता कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा, ज़रा सा कोने में अगर कोई ज़रा सा ख्याल आया होता तो मैं तुरंत अपने परिवार से किसी को बना देता, अपनी पत्नी को बना देता, अपने भाई को बना देता, अपने किसी रिश्तेदार को बना देता। वो ज़रा सा ख्याल आया ही नहीं क्योंकि हम 10 साल से सारे लोग, जितने लोग आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास केवल एक ही चीज़ का है कि हम एक दूसरे से यहाँ दगा करने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने नहीं आए, बेईमानी करने के लिए नहीं आए। वो बाकी जितनी पार्टियाँ वहाँ बेईमानी चलती है, इसीलिए उसको पता है कि इसको काट के मुझे पैसे कमाने हैं, उसको काट के मुझे पैसे, वो यहाँ नहीं चलता। यहाँ सबकी नीयत साफ है, पवित्र है और वो पवित्रता ही सबसे बड़ा कारण है। हमारी नीयत की पवित्रता, हमारे काम की पवित्रता, हमारे शब्दों की पवित्रता, हमारे मन की पवित्रता, वही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े संकटों को झेलने के बाद भी एक साथ है, फल फूल रही है। अरविंद जी, लोग कहते हैं जैसे शतरंज खेला जाता है तो पता होता है कि घोड़ा जब ढाई गया यहाँ चलेगा, फिर हाथी गया जाएगा। तो आतिशी जी को बनाने के पीछे भी तो कोई तो कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ तो गणित आपके दिमाग में रहा होगा। ये कोई मान ही नहीं सकता कि आपने बिना गणित के बना दिया आतिशी। क्या गणित हो सकता है? ये तो मैं अगर जानता हूँ तो मैं भी आपके मंत्रिमंडल में शामिल होता। जैसे क्या गणित हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि मतलब आतिशी एक फायर ब्रांड नेता है, महिलाओं को आपने लुभा दिया एक झटके में, दिल्ली की महिलाओं को कहा देखो एक तेज-तर्रार महिला दे दी, थोड़ी बहादुर भी है, डर भी कम लगता है। सही था, यही था, यही है, सही है। इसके अलावा भी कुछ और नहीं। पढ़ी लिखी है, यही था, पढ़ी लिखी है, अच्छा काम करेगी। आपने आंसर खुद ही दे दिया, आपने जवाब खुद ही दे दिया। सही जवाब। इसके अलावा भी कोई और गाड़ी देगी, ये तो ऐसा नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आतिशी सीधी है, मैं जब कहूँगा तो कुर्सी छोड़ देगी। तेज तर्रार भी और सीधी भी है। आप दोनों चीजें साथ साथ कर रहे हैं, एक साथ। एक जब किसी परिवार की ज़िंदगी में ऐसा हादसा होता है, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, एक IRS बढ़िया नौकरी करके राजनीति में आया होती, जेल चला जाता है, तो वो तो अपने लिए लड़ रहा है, उसको तो लग रहा है कि चलो मुझे संघर्ष करना है, देश बदलना है। लेकिन जो पीछे परिवार होता है, माता पिता होते हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता है, पत्नी होती है और खासतौर से बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उन बच्चों को तो मतलब ये नहीं लगता ना दुनिया में अभी इतनी क्रांति की बातें। वो दर्द आपसे ज़्यादा परिवार ने महसूस किया होगा। बिल्कुल किया। आप उसके लिए गिल्ट महसूस करते हैं? आपने परिवार के साथ अन्याय किया देश हित में और दिल्ली के हित में? नहीं नहीं, गिल्ट किस चीज़ का? छोटे बच्चे हैं, जब उनको- आप इस रास्ते पे चलते हैं, देखिए हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए और ऐसे भारत में पैदा हुए जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आज हमारे देश के अंदर हमारे को इतनी सुविधाएं मिली हैं, इतने अधिकार हम बड़े
सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली। पिताजी की ठीक ठाक मिडिल क्लास से थे, हमें किसी तरह की कभी, हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हमें किसी तरह की कभी परेशानी नहीं हुई। अब उन लोगों की सोचो, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, जो लोगों ने आज़ादी दिलाई थी देश को, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन लोगों ने क्या, उन लोगों के जब वो लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे, उनके परिवार पे क्या बीती होगी। हमारे परिवार पे बीती, मैं मानता हूँ हमारे परिवार पे बीती, लेकिन जब हम राजनीति में आए तो हमारे परिवार को पता था कि हम राजनीति में जा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है राजनीति के अंदर। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो रास्ता हमने चुना, अब इन्होंने स्कूलों को बहुत अच्छा कर दिया। अब शिक्षा माफिया बहुत तगड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, प्राइवेट, खासकर प्राइवेट स्कूलों का माफिया बहुत बड़ा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे देश के, एक टाइम ऐसा था जब आज़ाद हुआ देश, देश में केवल सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट कहाँ थे, गिने चुने एक दो थे। तो आज के ज़माने में, मतलब आज से 10 साल पहले जितने IAS IPS रिटायर हो रहे हैं, वो सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए थे। जितने बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर थे इस देश के अंदर, साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम वगैरह, वो सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए थे। ऐसा कैसे हो गया कि 50s के बाद से आज तक 75 साल में सारे सरकारी स्कूल बर्बाद होते गए। ये सारी सोची समझी साजिश के तहत, शिक्षा माफिया की साजिश और षड्यंत्र के तहत धीरे 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 सारे सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया, ताकि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में भर्ती करने के लिए मजबूर हो सकें। उस हवा को हमने बदला और शिक्षा माफिया को दिल्ली में तोड़ा। तो आपको क्या लगता है शिक्षा माफिया चुप बैठेगा? वो चुप तो बैठेगा नहीं, रिएक्ट तो करेगा। दिल्ली के अंदर जितने सरकारी अस्पताल थे, इन सरकारी अस्पतालों के बाहर दवाइयों की दुकानें होती थी। मैं झुग्गियों में काम करता था पहले, यहाँ राजनीति में आने के पहले सुंदर नगरी के झुग्गियों में। तो सुंदर नगरी के बगल में GTB हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वहाँ हम जाया करते थे, मैं और मनीष, पेशेंट्स को लेके, झुग्गियों के पेशेंट्स को लेके। उसके बाहर दवाइयों की दुकानें होती थी, एक्सरे की दुकानें होती थी, टेस्ट की दुकानें होती थी। अंदर डॉक्टर लिख देता था दवाइयाँ बाहर से ले लो। जब दवाई बाहर से लेते थे तो कमीशन आधा अंदर आता था, वो पूरा चैनल बना हुआ था। हमने आने के बाद सरकारी अस्पतालों में इंश्योर किया कि सारी दवाइयाँ अंदर मिलेंगी। अब खिड़की खुलती है दवाइयों की, दवाइयाँ मिलती हैं, टेस्ट अंदर होते हैं, एक्सरे की मशीनें काम करती हैं। अब तो बाहर की सारी दुकानें ख़त्म हो गई। तो जब बाहर की जो सारी दुकानें थी, ये छोटे लोग नहीं थे, ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन वाले, बड़ा हेल्थ माफिया था, दवाइयों का माफिया था। इसको तोड़ा हम लोगों ने। तो इसको जब तोड़ा तो ये चुप थोड़ी बैठेंगे, ये सारे रिएक्ट करेंगे। तो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पे जेल जाना तो लाजमी था। अगर हम भी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, हमारी सो कॉल्ड लिकर केस के अंदर एक मामला सामने आया जिसके अंदर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने 50 करोड़ रुपए उनकी पार्टी में जमा कराए और उसको बेल हो गई। अब हमारे पास भी 100-150 करोड़ रुपए होते तो हम भी दे दा के निकल जाते बाहर, हमारे पास थे ही नहीं। तो सत्ता से पैसा, पैसे से, अगर हमने भी पैसे कमाए होते तो फिर कोई तकलीफ नहीं थी, हमें जेल नहीं जाना पड़ता, हम भी उन्हीं की तरह फलते फूलते। आज जो रास्ता हमने चुना है, ये रास्ता बड़ा कठिन है। ये रास्ता सच्चाई का रास्ता जो है, ये कांटों भरा रास्ता है, इसमें तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात है ना, आपने चुन चुन के एक ऐसे व्यक्ति पे निशाना साधा जिनके बारे में कहने की किसी को हिम्मत नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री। हमने कभी किसी पे निशाना नहीं साधा। हमारा एक मिनट, हमने, हमारा किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है। और इस सिस्टम को हमने चैलेंज किया है। ये सिस्टम सारी, ये जो सामने पार्टियां, ये एक पार्टी या दूसरी पार्टी, ये सारा एक ही सिस्टम है, ये सारा घालमेल है, ये सारा एक ही सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को झकझोरा है हम लोगों ने, इस पूरे सिस्टम को हिलाया है बहुत बुरी तरह से। तो हमारी किसी इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं है। कभी मजाक मजाक में हो सकता है, कभी एक आध लाइन कहीं इधर उधर बोल दी हो तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से हम कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, आप ना ऐसी मुस्कुरा के अपनी बात कह के बैंड भी बजाते हैं दूसरे की। आपने स्कूल मॉडल की बात करी, हमने देखा कि एक नकली स्कूल बनाया गया, उसकी मजाक उड़ी, प्रधानमंत्री जी उस स्कूल में बैठ के बात कर रहे थे, पता चला कि वो तो शूट है।
इसी तरह जो आप विधानसभा में अंदर आके एकदम आपको अंदर जोश आ जाता है, आपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो जो कहा, मैंने खास तौर से वो चौथी पास वाली कहानी बताई, तो ये कहानी भी तो आपने सोची होगी ना। आपको पता है कि 2014 से 10 साल हो गए, आपके अलावा देश का कोई नेता ऐसा है जो सीधा इस तरह हमला करता है उन पे, उनके डिग्री पे हमला करता हो, उन पे उनके अज्ञानता पे हमला करता हो। आप सीधा सीधा उसी पर्सनालिटी पे हमला करते हैं, रावण की नाभि की तरह हमला करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ पे हमला करेंगे तो पूरी पार्टी तिलमिलाएगी। और पार्टी को एक मैसेज देना चाहते हैं, देश को मैसेज देना चाहते हैं कि इतनी हिम्मत सिर्फ केजरीवाल में, अब किसी में नहीं है। मेरा, जैसे मैं फिर से ये रिपीट करूँगा, मेरा किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, और मेरा नहीं, केवल आम आदमी पार्टी का किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। हमने ये पार्टी किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से बदला लेने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई है। हम यहाँ देश के लिए आए हैं, हम यहाँ व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। हमने व्यवस्था बदली है, हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा की व्यवस्था पूरी बदल के रख दी है। हमने देश को एक स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, हमने देश को एक बिजली का मॉडल दिया है। तो ये हम व्यवस्था बदलने के लिए आया और उसी में हमारा इंटरेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, अगर दूसरी पार्टियां ये सब करते हैं तो हमारी जरूरत भी नहीं हमारी रहेगी। जरूरत ही नहीं है। और हमने वो तो कर देती खुलेआम है। बोला है कि भाई हमने दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, बाकी पार्टियां हमें बुला लें, हम उनको सिखा देंगे उनके राज्यों में कि आपको स्कूल कैसे ठीक करने हैं। हम वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमें चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। आप हमसे सीख लो, आप मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप अस्पताल ठीक करो। आप 24 घंटे बिजली आज पूरे देश में केवल दिल्ली में आती है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, 30 साल से गुजरात में सरकार है, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई है। हम सिखा देंगे आपको, आप दो 24 घंटे बिजली पूरे देश के अंदर। हम सिखाने को तैयार हैं। हम यहाँ कोई पूरा देश जीतने के लिए नहीं है। हमारी असली जीत तब होगी जब देश तरक्की करेगा। हमारी जीत तब नहीं होगी जब 10 राज्यों में हमारी सरकारें होंगी। वही मैं जो सर ने बात कही कि हम विजुलाइज करते हैं कि एक दिन ऐसा हो जब देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलने लगे, हर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले और प्राइवेट वाले में को भी शानदार एजुकेशन मिले। अब इसके 2 मॉडल हैं, अगर आप आज की तारीख में विजुलाइज करो। एक ये है कि हम दिल्ली में कर रहे हैं, आज हमारी 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में हम कर रहे हैं, उससे सीख के पूरे देश की सारी पार्टियां जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है कर लें, 5 साल में देश तरक्की कर जाएगा। एक मॉडल ये है। दूसरा ये है कि हमने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब हम देश के अलग अलग राज्यों में जाएं, कभी हमारी कुछ MLA आएंगे, कहीं सरकार बनेगी, फिर एक दिन देश में ऐसा होगा आज से कुछ साल कुछ दशक बाद कि पूरे देश के सरकारी स्कूल ठीक होंगे। वो लंबा रास्ता है। एक भारतीय होने के नाते मैं अपने साथियों के बारे में भी कह सकता हूँ, हम सब लोग बड़े खुश होंगे कि 5 साल में देश की सारी पार्टियां कह दें भाई सारे स्कूल ठीक करेंगे मिलके। हाँ, जो होगा हम तो उस राज्य में चुनाव लड़ने भी नहीं जाएंगे। आप ऐसी बातें कह रहे हो जो कभी होगा नहीं, इसीलिए आप कह कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, 20-20, 25-25 साल हो गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब गुजरात का चुनाव लड़ने हम जा रहे थे तो मेरे गुजरात के साथियों ने कहा कि हम आपको ना गुजरात के स्कूल दिखाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल बड़े बुरे हाल में हैं। सर ने भी कहा कि आप जाओ, आप दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हो, यहाँ दिल्ली में काम किया है। तो मैंने गुजरात के अपने मित्रों से कहा, ईशुदान भाई से और इनसे गोपाल इटालिया जी से, कि यार गुजरात में ना मेरा हंस ये कहता है कि मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं, स्कूल ख़राब नहीं होंगे। बोले नहीं सर बहुत ख़राब हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा ना हो तुम, मतलब मैं स्कूल में जाऊँ और फिर वहाँ कहें मुझे मोदी जी के स्कूलों की तारीफ़ करनी होगी, तो क्यों ले जा रहे हो? तो मुझे गोपाल इटालिया जी ने और ईशुदान जी ने कहा कि आप ऐसा करो, हम आपको गुजरात के शिक्षा मंत्री के हलके में लेके चलेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके चलेंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव में नहीं शहर के स्कूल दिखाएंगे। उनके आत्मविश्वास पे मुझे भरोसा था। मैंने कहा जब कह रहे हैं तो चलते हैं। अहमदाबाद से उतर के हम कितने पता नहीं 150-200 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ पहुँच गए 2-3 घंटे चल के। संजय जी, मैं अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि गुजरात जिसके मॉडल की वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात के शिक्षा मंत्री के शहर में स्कूल इतने घटिया होंगे जैसे बच्चों को कबाड़ खाने में पढ़ाया जा रहा था। दिल रोता है सोच के कि यार क्यों नहीं कर सकते। उनके पास क्या नहीं था, मैंडेट था, पैसा था, उनके पास पावर थी, उनके पास समय था, किया नहीं। जो सर कहते हैं नियत नहीं है। हाँ, गुजरात में तो तब भी आपको सम्मान से वापस कर दिया। उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने आए थे, दरोगा ने धमका दिया था आपको। खतरनाक बात है। आशी जी, बात हो रही है कि स्कूलों के स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, और आपने पिछली फाइलें उठा के देखी होंगी, इससे ज़्यादा आप लोगों ने शराब की दुकानें खोल दी।
देखिए क्या है कि अब इनकी समस्या क्या है इन दूसरी पार्टियों की, कि इन्हें आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार समझ में नहीं आती है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये ऐसी कैसी सरकार है जो 10 साल में अपना बजट दुगने से ज़्यादा कर देती है। ये कैसी सरकार है जो बिजली भी फ्री देती है, पानी भी फ्री देती है, इलाज भी फ्री देती है, अच्छी शिक्षा भी फ्री देती है, बस यात्रा भी फ्री देती है, फिर भी मुनाफे में चलती है। अच्छा, ये कैसी सरकार है कि जहाँ पे 10 साल के बाद भी आप देखिए, किसी और राज्य में आप सोच सकते हैं क्या कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब अरविंद जी ने इस्तीफा दिया, उस राज्य में उनके पास घर ही नहीं था, वो किराए का घर ढूंढ रहे थे, वो किसी और के घर में रह रहे थे। अब क्या है कि अगर ऐसे सरकारें चलेंगी और अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, स्कूल भी ठीक कर देंगे, अस्पताल भी ठीक कर देंगे, सड़कें भी ठीक कर देंगे, बिजली भी फ्री दे देंगे, पानी भी फ्री दे देंगे, तो इन सारी पार्टियों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हें कोई ना कोई कहानी तो गढ़नी थी और इन्होंने वो कहानी गढ़ी और वो कहानी पूरे देश ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह केंद्र सरकार की सारी एजेंसीज पे तमाचा मारा। हम 2014 में सुनते थे कि केज्ड पैरेट कहा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसी केस में, सो कॉल्ड लिकर केस में, यही कहा कि ये जो सारी एजेंसियां हैं ये पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह हैं और इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो पूरा लिकर केस हुआ, ये इस बारे में नहीं था कि किसी पार्टी ने पैसा खाया, किसी सरकार ने पैसा खाया। ये पूरा केस इसलिए था कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, इसके नेताओं को खत्म करो, इस नई प्रकार की राजनीति को खत्म करो, फिर इनकी इमेज को टार्निश करो। एग्जैक्टली। आपको फाइल पे साइन करते थे तो डर तो नहीं लगता है कुछ? देखिए, अगर डर लगता होता तो इस पार्टी से बहुत पहले चले गए होते। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जो हमें करने का मौका मिला है दिल्ली में, कि हमने लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर किया है, इतने लोगों को जिनको इलाज नहीं मिल पाता था इलाज दिया है। आज दिल्ली में इतने परिवार हैं जो अपना घर इसलिए चला पाते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार इतनी सहूलियतें देती है। मुझे लगता है ये मौका भगवान कुछ ही लोगों को देता है। तो अगर भगवान ने ये मौका दिया है तो जो हमसे बेस्ट हो सकता है वो हमें करना जरूरी है। भगवान जी का कनेक्शन तो अरविंद जी का बढ़िया है। उन्होंने वो पुरोहितों को, पंडितों को ये सब भी आप प्रधानमंत्री कहते हैं ना, रेवड़ी वाली योजना आपने शुरू करी। ये चुनाव के टाइम में आपको ये पंडित और सब लोग क्यों नजर आए, पुजारी और सब लोग? एक मतलब कुछ होते हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिरों के कुछ बड़े बड़े चंद पुजारी हैं, उनके पास हो सकता है कि रहने खाने की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन एक छोटे से मंदिर का एक छोटा सा पुजारी वो तो समाज सेवा ही करता है, धार्मिक सेवा ही करता है। रोज़ सवेरे 3 बजे उठता है और अपने सारा वो करने के बाद पूजा पाठ करता है, फिर भगवान जी को, अपनी मूर्ति को नहलाता है, फिर कपड़े पहनाता है, फिर आरती करता है, फिर न जाने, और फिर जितने लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों की सेवा करता है, उनकी पूजा करवाता है और पूरा दिन करने। कई लोगों से मैं मिला हूँ, किसी को 3,000 रुपये, किसी को 4,000 रुपये, किसी को 5,000। आज 5,000 में किसी का घर चलता है? नहीं चलता। तो अगर मैंने उनके लिए 18,000 रुपये की घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे टूट के पड़ी है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। अरे तुम भी कर दो ना, तुम क्यों नहीं कर देते? तुम भी कर दो। कह रहे हैं केजरीवाल चुनावी हिंदू है। मैं अभी परसों सालासर गया था। सालासर में श्री बालाजी के मंदिर में उनके हनुमान जी के दर्शन करने गया। मैं जब अंदर घुसा मंदिर के, काफ़ी भीड़ थी, तो नारे लग रहे थे, श्री बालाजी की जय, श्री बालाजी की जय। मुझे देखते ही कुछ चंद बीजेपी वालों ने चिल्लाना चालू कर दिया, मोदी। मंदिर के अंदर मोदी मोदी मोदी। जो जितने धार्मिक हिंदू हैं वो तो चिल्ला रहे थे श्री बालाजी की जय, और जो चुनावी हिंदू हैं वो चिल्ला रहे थे ना मोदी मोदी। तो हम थोड़ी चिल्ला रहे थे, हम तो बालाजी की जय कर रहे थे। तो चुनावी हिंदू कौन है? जिसको मंदिर के अंदर बालाजी की मूर्ति सामने है उसको मोदी मोदी याद आ रहा है। यार मंदिर के अंदर भी तुम लोगों को मोदी मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ये क्या तुम लोगों ने गत बना ली अपनी? लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। अरविंद जी, चुनावी हिंदू वो भी है जो गुजरात चुनाव में कह रहे थे कि नोटों पे अच्छा, दूसरा मैं ये सोचता हूँ, ये लोग कहते हैं केजरीवाल चुनावी हिंदू है। एक मंदिर में जब आप जाते हो
आप पूजा करते हो, पूजा करके आप कुछ चढ़ाते हो। कभी पुजारी ने आपसे पूछा है कि आप चुनावी हिंदू हो, कि आप कौन से वाले हिंदू हो, कि आप पॉलिटिकल हिंदू हो, कि आप, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भगवान से डरो, इतना अहंकार मत करो, इतना गंद मत मचाओ, इतनी गुंडागर्दी मत करो। ऊपर वाला भी देख रहा है तुम्हारी जो हरकतें हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें अपनी हरकतों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मौलवियों को भी कुछ देने की योजना है अभी? सारे दे रहे, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत देते हैं। कितना देते हैं आपके यहाँ? उत्तर प्रदेश में मौलवियों को? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वक्फ बोर्ड देता है, वक्फ बोर्ड देता है, तो सरकार यहाँ भी वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड देता है। नहीं, जैसे तो पुजारी को तो अलग से उत्तर दे रहे हैं प्रदेश में कितना देते हैं? वक्फ बोर्ड जो देता है वो तो बहुत नॉमिनल। ना 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 ना, हरियाना में 16,000 रुपये महीना देते हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर आपके यूपी में भी कुछ उतना ही देते हैं, हम भी उतना ही देते थे, हम भी उतने वक्फ बोर्ड यहाँ देता है। अच्छा, तो आपका कहने मतलब है पुजारी को कोई नहीं देता इसलिए आप दे रहे हैं, आपका लॉजिक ये है? हम तो पुजारियों को देने वाला पूरे देश में अकेला राज्य दिल्ली है। मौलवियों को देने वाले सारे राज्य हैं, यूपी भी देता है, हरियाणा भी देता है, दिल्ली भी देता है, महाराष्ट्र भी देता लेकिन है। आप मॉडल है निकाले। आप जैसे गुजरात के चुनाव में पहले आपने कहा डोर पे गणेश जी होना चाहिए, लक्ष्मी जी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ये हिंदू वाली एक राजनीति मिनट, तो एक सही चीज़ कहते हैं ना, फिर आप हिंदू राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें आपको राजनीति क्यों नजर आ रही है? लक्ष्मी जी, गणेश जी किसके देवता हैं? धन वैभव के देवता हैं, माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? मेरा ये कहना था कि अगर नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी तो उससे देश की तरक्की होगी, गणेश और लक्ष्मी जी की पूरे देश के ऊपर कृपा होगी। इसमें क्या गलत था बताओ? गलत ये है अरविंद जी, बीजेपी खुलेआम कहती है कि 80 और 20 की लड़ाई है, 80 हिंदू की लड़ाई है, 20 को मानते नहीं मुसलमानों ये हमारी नहीं है, ये उनकी विचारधारा है। को। उनकी है, उन्हीं की मानो, उन्हीं की मानो, अच्छी विचारधारा नहीं है उन्हीं की मानो। और आप हमारी ये विचारधारा नहीं है, हम जो मान भी दिया करते हैं हम अच्छी नीयत से करते मान हैं। दी आपकी बात, लेकिन जो बीजेपी की ये राजनीति है, जो संघ की राजनीति है, पहली बार मैं तो अपनी 35 साल की पत्रकारिता में पहली बार देख रहा हूँ कोई नेता उस बीजेपी और संघ के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। तकलीफ यही है, जो हिंदू राजनीति आप कह रहे हैं पुजारियों को मिलने चाहिए और मंदिरों में जाना चाहिए, पहली बार कोई बड़े लेवल का नेता उनके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। तकलीफ आपसे शायद यही है। हम अच्छी राजनीति कर रहे हैं, हम स्कूलों की राजनीति कर रहे हैं, हम अस्पतालों की राजनीति कर रहे हैं, हम पंडितों को, गरीब पुजारियों को तनख्वाह देने की बात करते हैं, हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं, हम गणेश जी की बात करते हैं, हम हनुमान जी की बात करते हैं। उस पर उनका अधिकार है क्या? वो था है तो है, आप माने या नहीं माने? कैसे तो उनका था तो अधिकार हो गया? आप माने या ना माने, रामचंद्र जी लेकिन हमारे वो तो हैं, बेचारे नारे जो लगाते रामचंद्र थे, जी हमारे हैं, हनुमान जी हमारे हैं, उनके कैसे हो गए? वो तो अपना कॉपीराइट मानते थे। वो तो राजनीति करते हैं रामचंद्र जी के साथ, हम दिल से मानते हैं रामचंद्र जी को, हम हनुमान जी को दिल से मानते हैं। इसी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो एक IQ थोड़ा ज़्यादा वाला है वो यही वाला है, एक्चुअल में यही वाला है। आप उनके शतरंज पे जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो अब 1-2 साल बाद रिटायर हो ही जाएंगे, मतलब उम्र भी हो गई उनकी, पार्टी के अंदर भी थोड़ी बगावत होगा टाइप की, संघ से भी कोई नाराजगी आ रही। लोग कह रहे हैं कि अब संघ पसंद करेगा कि अरविंद केजरीवाल जैसा एक आदमी आए जो हिंदू वोट बैंक को संभाल सके। हमें देखिए, मेरा वोट बैंक इस देश के 140 करोड़ लोग हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर हम देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। मुझे खुशी होगी और इस देश के अंदर कोई बीमार हो उसे अच्छे से अच्छा और फ्री इलाज दे पाएँ। मुझे खुशी होगी इस देश के अंदर सबको 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिलें, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले इस देश के अंदर, और हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने भगवान की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अगर आज भगवान जी की, बालाजी की जाके पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करता हूँ, सामने वाले कहते हैं अरे ये तो चुनावी हिंदू है, ये क्या बात हुई यार? मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि आप शाहीन बाग पे चुप हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, तो शाहीन बाग के क्या बोलूँ मैं उस पर? मतलब आप वो इनकी राजनीति का हिस्सा, ये कर रहे हैं राजनीति। मेरी राजनीति अलग है, मेरी ये वाली राजनीति नहीं है। मेरी राजनीति है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, वो इनको नहीं करना आता, करके दिखा देंगे। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा भयंकर बयान दे दिया कि अन्ना के आंदोलन के बाद में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए, अब तक तो अन्ना को भी बहुत वही मैं मानते आज थे। देख रहा था, आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आया था 43 मिनट का भाषण था। उस 43 मिनट में से 39 मिनट वो केवल दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले गए। दिल्ली के लोगों को या आपको?
दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को। हाँ, मतलब इनडायरेक्ट में आप ही नाम नहीं लिया, आप ही को मतलब मान ले तो मोदी जी को इन्हें गालियां देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल में। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने 2015 में 2 सरकारें चुनी, केंद्र के अंदर मोदी जी को चुना और दिल्ली के अंदर हमें चुना। दिल्ली की व्यवस्था थोड़ी सी जटिल है, आधी पावर उनकी है, आधी पावर हमारी है। 10 साल में हमने इतने काम किए कि आप अगर ये इंटरव्यू जारी रखे तो 3 घंटे तक मैं अपने काम गिना दूंगा आपको। मैंने बिजली में ये वो ये इतने सारे काम किए। मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया 10 साल में। इतने तो होर्डिंग मेरे एक मिनट सुनिए, वो होर्डिंग हमारे खिलाफ, आप एक बार राउंड लगा लो कैमरा लेके। तो उन्होंने वो मुझे गाली दे के गए। मैं ये कहता हूँ भाई मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना। आप तो इतने ताकतवर हो, इतना पैसा है आपके पास, इतनी पावर है आपके पास। अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक मोदी जी ने बनाए होते, आज उन्हें मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल को वो गालियाँ नहीं देते, वो कहते मैंने 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मैंने दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ ना, 10,000 स्कूल बनाओ दिल्ली के अंदर। मैंने 5 अस्पताल बनाए, आप 50 अस्पताल बनाओ दिल्ली के अंदर, तब तो आपकी वाह वाह। मैंने इतनी लाइन खींची, आप केजरीवाल के सामने लंबी लकीर खींच दो। फिर मोदी जी को आज केजरीवाल को 39 मिनट तक केजरीवाल को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें गाली क्यों देनी पड़ी? क्योंकि काम ही नहीं थे गिनाने के लिए। मैं गाली गलौज करता नहीं हूँ, ये मैं इस तरह की राजनीति, मैं काम की राजनीति करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों को, आप मेरे कोई भाषण उठा के देख लो, मेरे लोग बोर हो गए होंगे मेरा भाषण सुन। वही नहीं, आपको मुस्कुरा के सुनते हैं कि अब कौन सा तीर निकालेंगे आप। नहीं, वही स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल, उसी के बीच में छोटी सी बात निकाल लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, आपका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा कैसे काम करता है इसको उदाहरण देके बता देता हूं आपको। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद पूरी कांग्रेस ईवीएम कर रही थी, पूरे उससे पहले भी ईवीएम होती थी। अकेले आपने पता नहीं कौन सा जासूसी रॉकेट है आपका, आपने कहा कि नहीं ईवीएम नहीं, खेल मतदाता सूची में होता है, सबूत के साथ। मैंने मान लिया। तो ये बात पूरी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इसको समझ में नहीं आती। ये मैं कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट कहाँ से आ जाता है आपके पास? नहीं, सच्चाई है ये। हमने देखा कि उन्होंने शाहदरा के अंदर एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर हेड पे मोहर लगा के 11,000 वोटर्स के नाम कटवाने की एप्लीकेशन दायर की। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बच गया। बीजेपी के अंदर से किसी ने लाके उसकी कॉपी मेरे को दे दी। आपका नेटवर्क है वहाँ पे भी, यही मैं कहना चाह रहा था ना, आपका नेटवर्क वहाँ भी है। तो अंदर से सारी कॉपी आ गई, वो 11,000 वोटर्स की लिस्ट हमारे पास आ गई। हमने 500 की रैंडम चेकिंग कराई तो पता चला 378 मौजूद थे अपने घर में, और वो सारे आम आदमी पार्टी के वोटर थे। और कहते हैं रोहिंग्या सारे के सारे हिंदू और सारे पूर्वांचली और दलित। तो इसका मतलब पूर्वांचली और दलितों के वोट कटाने की और आम आदमी पार्टी के वोट कटाने का षड्यंत्र रच रहे थे ये लोग। मैंने मीडिया के सामने रख दिया। बच गए वो लोग, कटे नहीं ना? नहीं कटे नहीं, वो बच गए। तो यानी ये एक ट्रम्प कार्ड जो था, ये माना जाए कि ईवीएम से ज़्यादा बड़ा खेल उन राज्यों में भी जहाँ पे हारे, ये 2 खेल खेल रहे हैं ये लोग। नाम कटवा रहे हैं दूसरी पार्टियों के। मैंने अपनी विधानसभा में पकड़ा इनके लोगों को, घर घर जाते हैं, घर घर जाके कहते हैं हम न्यूज़ चैनल से आए हैं, इस बार आप एक सर्वे कर रहे हैं किसको वोट देंगे। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। अब इनको 100% तो चाहिए ही नहीं। मान लो मेरी विधानसभा इन्होंने 10,000 लोगों की पकड़ ली है कि आम आदमी पार्टी को कौन कौन वोट, उसकी एप्लीकेशन डाल देते हैं वोट कटवाने के लिए। आप यही पूछोगे ना भाई इनको कैसे पता चला ये आम आदमी पार्टी के वोट, सर्वे कराते हैं ये लोग और फिर उनका वोट कटवाने की डेट डाल दी। इसी तरह से 8-10 हज़ार वोट ऐड करवाने के लिए डाल देते हैं, फर्जी वोट करवाने के लिए। 20,000 वोटों का अगर हेर फेर हो गया, क्या बचेगा चुनाव में? चुनाव खत्म है उसके तो आपको लगता है कि हरियाणा महाराष्ट्र में भी किया गया होगा? मेरे को तो लगता है शायद हुआ है। किसी को इस पर रिसर्च करनी चाहिए। अगर रिसर्च करेंगे तो ये निकल के आएगा, पक्की बात है। मेरे को लगता है, मेरा हंच है। अरविंद जी, इतनी बड़ी पार्टी, आपके पास तो संसाधन भी कम है, आप लोग आधे टाइम तो जेल में रहते हैं, कांग्रेस नहीं कर पाती है काम, क्या कारण है? मतलब क्यों नहीं इनसे लड़ने की तरकीब कर पाती? आपसे ज्यादा ताकतवर पार्टी है, 3 राज्य ये आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं तो आप, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल अध्ययन बहुत है,
किसकी टांग कहाँ खींचनी है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते मेरा काम कोई टांग खींचने का नहीं है। आज आप मेरी टांग खींचने में लगे हुए, मैं ये देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं ज्ञान हासिल कर सकता हूँ। नहीं सचिन जी, आप मानते हैं मतलब सीए का काम, आर्किटेक्ट का काम तो अच्छा है, मकान वकान अच्छा बन जाए, पार्टी भी कैसे अच्छी बनती है, ठोक पिटाई कहाँ से होती है, अरविंद जी को आता है ना ये काम? अरविंद जी ने अपने कई साथियों को बाहर भी कर दिया, कुमार विश्वास आजकल बड़े गंदा गंदा बोल रहे हैं। इंटेंट वाली जो बात बताई ना, इंटेंट क्लियर है, अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो क्लटर होगा ही नहीं। और क्लैरिटी में देखो इतनी सारा डिसीजन चल रहा है, सारी बात में क्या आया, काम, हमारी बात होती है काम की, उनकी बात होती है राजनीति की। वैसे उनके पास हिस्ट्री है, उनके पास इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या, हमारे पास क्या है, स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी। देखिए सचिन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आपको कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है, आपको चुनाव आयोग से लड़ना पड़ रहा है, आपको बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस भी चलो नूरा कुश्ती आपकी चलती है, लड़ लेती है, कभी दोस्ती हो जाती है। एक और बड़ी ताकत है जिससे आपको लड़ना पड़ रहा है, वो है मीडिया। तो आपकी तो कहानी बताएगी नहीं, एक बड़े चैनल के एंकर हैं, वो दिन भर मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, वो इनके शाहीन बाग के किस्से सुनाते रहते हैं कि जिससे माहौल बन जाए। तो आपको एक फ्रंट वहाँ भी लड़ना पड़ रहा है। तो आप ये बिजली पानी के किस्से जो बता रहे हैं, मैं किसी टीवी चैनल पर नहीं देखता हूँ, बुरा मत मारिएगा, मैं दूसरे किस्से देखता हूँ, कभी इनके घर के किस्से देखता हूँ, कभी वो ट्रक देखता हूँ कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर चला रहा, तो एक घंटे के शो होते हैं। तो आपको इतने फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। तो आप ये जो कहानियाँ बता रहे हैं, इन कहानियों पे क्या दिल्ली की जनता सुनेगी, या फिर ये जो खुरापातें हो रही हैं मीडिया जो कर रही है? देखो ऐसा है, जनता दोनों चीज़ें सुनती है। उन्होंने पहले ही सुन के ना लोकसभा में चुन तो दिए, उनको सब ड्रामा करने के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए चुन दिए उन्होंने, लोकसभा के एमपी चुन दिए। अब काम करने वाला भी तो चाहिए कोई। वैसे ये थोड़ा इसमें एक और पॉइंट है, आप इसमें समझिए, जब ये पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं ना, जैसे जब ये नेशनल प्रोपेगेंडा करते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, तो लोग मान सकते हैं हाँ विदेशों में बज रहा होगा क्योंकि विदेश तो कोई गया नहीं। या कोई यहाँ बोले गुजरात में ऐसा हो गया, वो कहते हैं हाँ यार हो गया होगा क्योंकि गुजरात तो कोई गया नहीं। मगर जब ये प्रोपेगेंडा ये कहते हैं ना कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है, और जो है स्कूल जो है बर्बाद हो गए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये प्रोपेगेंडा पकड़ा जाता है क्योंकि वो गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक में हर हफ्ते जा रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में ऑन एन एवरेज 120 लोग रोज जा रहे हैं। अच्छा। तो लाखों लोगों को पता है मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी बैठा है, दवाई भी मिल रही है, फ्री टेस्ट भी हो रहा है। वही जनता जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वो तो जान ही रहे हैं सरकारी स्कूल अच्छे हैं, मगर जब पोलिंग बूथ पे वो आदमी घुसता है तो पोलिंग बूथ सारे सरकारी स्कूल हैं। आज बड़ा मजेदार बात को भी हुई पता है। चल आज जाता है। मोदी जी की रैली हुई, मोदी जी की रैली में मोदी जी ने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी। उसी के बाहर एक टीवी चैनल वाला एक बच्चे से, छोटे से बच्चे से बात कर रहा है। उस बच्चे से पूछा हाँ भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है, बोला जी 9वीं में, बोला वो शायद 9वीं में या 5वीं में बोला, और 9वीं। तो उससे पूछा कि किसको वोट दे, किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में, बोला जी केजरीवाल की। तो बोला कि ये तू रैली में तो आया हुआ मोदी की, बोला नहीं सरकार तो केजरीवाल की। क्यों? बोला उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। बोला तेरे स्कूल, बोला मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, करोल बाग में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा स्कूल कर दिया मेरा। वो ये जो बोल रहे हैं, अगर मोदी जी आके कहेंगे कि केजरीवाल ने स्कूल खराब कर दिए, बच्चों को तो पता है, माँ बाप को तो पता है स्कूल खराब नहीं किए, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। कोठी वालों को पता है, वो वोट डालने जाते हैं स्कूलों में। 18 लाख बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। जब हम आए थे 2015 में तो करीब 15 लाख बच्चे होते थे, तो 3 लाख बच्चे तो वैसे ही बढ़े ही हैं, पर उसको भी छोड़ दीजिए आप, 18 लाख परिवारों के बच्चे तो डायरेक्टली देख रहे हैं, मतलब 18 लाख परिवार तो डायरेक्टली देख रहे हैं। जो सौरभ बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चों के माता पिता कहीं किसी कोठी में काम करते हैं, कहीं ऑटो चलाते हैं, कहीं प्रेस कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपने उसमें बताते हैं कि हमारे स्कूल ठीक हुए हैं। तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पता है। तो जब आप ये कहते हैं ना, आज ही अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था अपनी विधानसभा में, वो कह रहे थे कि मेरा सारा स्टाफ पहले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, बोले अब सबके सब ने अपने गवर्नमेंट स्कूल में करा लिए हैं, तो उसको भी पता है। तो जब मोदी जी खड़े हो गए कहते हैं सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए, तो दिल्ली के कम से कम 25-30 लाख परिवारों में इस बात पे हंसा गया होगा, क्या मजाक कर रहे हो यार, क्यों मजाक कर रहे हो, हमारे तो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। मुझे वो याद आ रहा है बस सुविधा,
प्रधानमंत्री जी ने एक बार याद है आपको कहा होगा AK-47, मुझे वो याद आया हाँ, है ना, वो AK-47 AK-49 बोला था क्योंकि 49 डेज की हमारी सरकार AK-49 पहले चुनाव में 2015 से पहले बोला है ना। तो आपका प्यार पहले शुरुआत से ही है, अभी नया नहीं वो आपको इतना ही प्यार शुरू से करते रहे, उधर से ज्यादा है। उधर से ज़्यादा है ना। हाँ उधर से आप कुछ कह रहे थे सतीश जी। मैं ये कहता है काम के बारे में, देखो अभी हम सब लोगों को जेल में डाला, अभी मैं कैंपेन भी कर रहा हूँ। तो मैं जब जेल में था ना 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया था, 30 मई को पूरे 2.5 साल हो चुके हैं, 2 दिन ज़्यादा हो गए। तो मैं जेल में कई बार सोचता था, मैंने कहा 2.5 साल हो गए, काउंसलर भी बीजेपी का, MP भी बीजेपी के, पैसे की कोई लिमिट नहीं, हमारे पास 60,000 करोड़ का बजट है, केंद्र के पास 60 लाख करोड़ का बजट है। तो मैं अब जाऊँगा, मेरी तो किसी को जरूरत होगी नहीं, सब काम हो गए होंगे। भाई सो जाने के बाद मेरा तो प्रचार कर दिया उन्होंने, जहाँ जाता हूँ जैन साहब 2.5 साल हो गए कोई काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा उसने क्या किया, कहते वो करते का है, वो तो ये कहते हैं काम कराना उससे करा लेना, मतलब लिटरली कह दिया सत्तर से करा लेना। अब कहते भाई साहब आप आ गए करा दो काम, तो मैंने कहा सारे काम करा दो, चिंता मत करो। एक बार और जिता दो। जिताने की बात नहीं है, उनको पता है काम तो करने के लिए, उनको पता है भाई केजरीवाल के लोग ही करेंगे, केजरीवाल ही कराएंगे। और बाकी कोई, उन्होंने इतना प्रचार किया हमें जेल में डाल के, कोई काम नहीं किया। ऐसा अच्छी जी, आप दोनों इनके चक्कर में मत पड़ना। आपको लगे कि चुनाव की जीत का रास्ता भी वो जेल से हो जाता है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। तो आपने बोला नहीं, देखो इन्होंने होर्डिंग लगाए, आप देखो होर्डिंग पे भी काम के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, इनके हर होर्डिंग में गाली दी हुई है इनको, एक जगह कोई नहीं है कि हमने ये किया। आज आप देखिए मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने 10 साल के बाद 3 कॉलेज का शिलान्यास किया, ईंट लगाई ईंट लगाई एक। मतलब उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 4 नई यूनिवर्सिटीज खोल दी, उनके 6 नए कैंपस खोल दिए, 80,000 सीटें बढ़ा दी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे IIT जा रहे हैं, JEE का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं। और उन्होंने 3 ईंट लगाई और उसका नाम भी रख दिया, ईंटों का नाम भी रख दिया। हाँ बढ़िया, लेकिन वो जितने आइडियल तरीके से बनाते बिल्डिंग भी उतनी बढ़िया बनती है। जैसे उन्होंने राम मंदिर इतना बढ़िया बनाया, बारिश में छत टपकने लगी, तो वो काम भी इस तरह के करते हैं। जब पूरी बन जाती है बिल्डिंग तो वहाँ छत टपकने लगती है। पिछले चुनाव से पहले ना मुझे पता नहीं कौन से, शायद यूपी चुनाव से पहले हमने ना यहाँ दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी, और बड़ा मतलब लोगों ने कहा भाई देश की पहली ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। तो मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद यूपी चुनाव से पहले मोदी जी ने मेरठ में बाकायदा उद्घाटन किया, हाँ मेरठ में, और मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, शिलान्यास ही किया गया था। और अब वो शिला भी गायब है, न्यास तो पता नहीं, वो शिला का भी नाश हो गया। अरविंद जी शुरुआत में आप भी बड़े बिल्कुल एंग्री यंग मैन के अमिताभ बच्चन की तरह थे। दो कुछ वाक्य आप ये लोग भूल गए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने आते ही देश के एक बड़े उद्योगपति अंबानी जी पे FIR करा दी थी, और पूरे देश में तहलका मच गया था कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है, सीधा अंबानी पे FIR करा दी। फिर देश का एक बड़ा चैनल वो आपके खिलाफ बहुत टाव कर रहा था, आप पहले इंसान थे, आपने पूरा पेज का होर्डिंग दे दिया, विज्ञापन दे दिया था अखबारों में चैनल के खिलाफ। फिर आपने वो लाइन जो चेंज करी है, अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, आप ऐसी चीज़ें नहीं करते, बड़े बड़े आदमियों पे पंगा नहीं करते। आपको ऐसी बात नहीं है, मैं अभी तो कहानी सुनाई थी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो जिस वक्त की आप बात कर रहे हो उस वक्त एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती थी, तो एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास है, तो किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार होगा उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। इन्होंने, मोदी जी ने आके एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, चलो छीन ली, अब आप ही कुछ कर दो। उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया, अब वो एंटी करप्शन ब्रांच भी उन्होंने छीन ली और कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे वो। आशीष जी, गवर्नर साहब चाय वाय पिलाते हैं आपको, या उतने आपसे एक पंक्ति से नाराज थे, दूसरे से उतने नाराज रहते हैं? चाय तो पिलाते हैं, चाय तो मेरे ख्याल से सर को भी पिलाते थे। अच्छा, जब जैसे हम लोग लड़ाई देखते हैं गवर्नर में, आप इतने तीखे बाढ़ चल रहे हैं, दूसरे के इतना बोल रहे हो, जब सामने बैठते हैं तो भी इतना तीखापन रहता है, आराम से बातें होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बात होती है। अच्छा, इसका मतलब नेता लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं? क्यों? आप लोग टीवी पे बाकी जगह लड़ते हो, फिर से मैं आपको ये बता दूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं हो रही कि जमीन बट रही है, बाप दादा की जमीन बट रही है और लड़ रहे हैं हम। ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों के ऊपर हम। अब अजय तो अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं क्यों लड़ूंगा किसी के साथ? हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं जब दिल्ली के शिक्षा के अंदर किसी किस्म की कमी की जाती है, हम लड़ते हैं जब कोई मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए जाते हैं। आपको पता है, हमने मोहल्ला क्लिनिक जब बनाए थे, इन्होंने बुलडोज़र लाके बने बनाए 8-10 मोहल्ला क्लिनिक, नहीं सतिंदर, बुलडोज़र से तुड़वा दिए इन्होंने बने बनाए। हाँ, कारण गलत इलीगल ना बनने नहीं देंगे।
और फिनलैंड टीचर्स नहीं जाने दिए। और आप ना जैसे ये 10 दिन का तो अनशन एलजी हाउस के अंदर जाके किया था, वो तो पब्लिक के सामने था। सीसीटीवी कैमरों की फाइल क्लियर नहीं की एलजी साहब ने। तो फिर मैं, सतिंदर, मनीष और गोपाल राय जी, हम 4 लोग एलजी हाउस के अंदर घुस के उनके कमरे के अंदर 10 दिन हम लोग अनशन किया इसके था। तो आप एक्सपर्ट हैं। तो तब सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में कैसे लगे? क्योंकि हमने अनशन किया। अब आप कहते हो लड़ते हो, अगर हम लड़े नहीं तो दिल्ली वालों के लिए जो इतने सारे काम कराए थे कोई काम ना हो। तो मेरा अपना ये कहना है कि मैं सारे काम कराऊंगा, उसके लिए चाहे इनके पैर पड़ने पड़े, चाहे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे धरना करना पड़े, जो करना पड़े, दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने दूंगा मैं। अच्छा, सरकार बन जाएगी तो फिर एलजी की लड़ाई तो फिर ऐसी चलती रहेगी, काम तो जैसे अब रुक रहे हैं फिर रुकेंगे। 10 साल से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, डंडा मार मार के धरना दे दे के हो रहे हैं काम। यानी धरना चलता जितने काम दिल्ली के अंदर हुए हैं उतने काम इनके 30 साल से गुजरात में सरकार है वहाँ नहीं हुए। संजय जी, आपको भी लगता है, गए गुजरात, देखा है आपने मॉडल? आपको भी बिल्कुल ऐसी वहाँ पे? मैं सच बताऊं, मैं गुजरात में जब गया था ना, मेरे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल जैसे मनीष जी बता रहे हैं उसी तरह मैं सोचा, पर काफ़ी डेवलप हो गया होगा। काफ़ी पीछे है अभी भी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सोचना मुश्किल था। और जबकि उसके बाद और भी मुश्किल था जब इतना ड्रामा सुना था ना कि भाई इतना आगे बढ़ गया, इतना ये हो गया, इतना हो गया। तो जाने के बाद थोड़ा सा ना सब जैसे छवि थी जो ख़त्म सी हो गई, धूमिल हो गई थी। देखो लोग, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोग ना अपने नेता में जो लीडर चुनते हैं, वो चाहे एमएलए चुने, मुख्यमंत्री चुने, वो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने वाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, चाहे वो लड़के करे, कहीं से भी करे, कि भाई अब तो ज़रूरतें पूरी करने वाला हमारा लीडर है। लीडर एक तरह से वॉरियर है। अब वो वॉरियर, मतलब अरविंद केजरीवाल जी फाइटर हैं। अब आप एक फाइटर को कह रहे हो जी आप लड़ोगे, अरे फाइटर तो लड़ेगा ही। जिन लोगों की उनको रक्षा करनी है, जिन लोगों के लिए उनको काम करने हैं, जिन लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है, जीवन की रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ेंगे ही। अब आप फाइटर से बोलो जी सरकार बन जाएगी तो आप लड़ोगे? हाँ जी, लड़ने के लिए लोग चुन रहे हैं। हाँ, लेकिन अरविंद जी तो कभी कोई लड़ाई गलती भी कर लेते हैं ना। इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन से लड़ाई लड़ ली, कांग्रेस अब आजकल नाराज है आपसे। नहीं, हमने कहाँ लड़ ली? कांग्रेस कह रही है भाई तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ दोस्ती हो गई थी हमारी। भाई हमने नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया गठबंधन का अलायंस था। स्टेट लेवल पे हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। स्टेट लेवल के ऊपर किसी स्टेट के अंदर कुछ इंडिया गठबंधन की पार्टियां साथ आएंगी, किसी स्टेट के अंदर साथ नहीं आएंगी। वो स्टेट लेवल के ऊपर अलग अलग पार्टियों का। अच्छा, ये पब्लिक बेचारी बड़ा समझ में नहीं आती। यहाँ पे संजय सिंह आके वहाँ पे महाराष्ट्र पे कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी अच्छी है, यहाँ पे आके कहेंगे कांग्रेस बड़ी खराब है। तो ये पब्लिक तो बड़ा कंफ्यूजन है कि आप लोग, मतलब हम बड़ा कंफ्यूज हैं, है ना? हम बड़ा कंफ्यूज हैं। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए मैंने प्रचार किया। जब मैं 15 दिन की इंटरिम बेल पे आया था, मैंने समय निकाल के अपने कैंडिडेट्स का प्रचार छोड़ के इनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया। आज कांग्रेस के सारे नेता मेरे को दिल्ली चुनाव के अंदर हराने में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? आप बताओ। संजय सिंह महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी प्रचार करके आए, शिवसेना के लिए भी प्रचार करके आए, एनसीपी के लिए भी प्रचार करके। अब वही कांग्रेस जिसके लिए संजय सिंह महाराष्ट्र में प्रचार करके आए, वो कांग्रेस दिल्ली में हमें मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हराने में लगी हुई है, सारी जम के लगी हुई है। आपने राहुल गांधी को फोन करके कहा क्यों नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसा? हम तो दोनों दिख नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बात क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, करेंगे, लेकिन ये क्या उनकी असहमति से हो रहा है? मतलब उनके बिना जाने हो रहा है? ईगो की लड़ाई आप लोग? ईगो की कहाँ लड़ाई? अगर चुनाव से पहले आप बात कर लेते कि यार हम लोग मिलकर लड़ लेते हैं तो? नहीं, मिलकर भाई दिल्ली के अंदर वो परिस्थितियां नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। लेकिन आप 24 घंटे एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी के खिलाफ नहीं आता। संदीप दीक्षित ने कंप्लेंट की मेरे खिलाफ कि मैं महिला सम्मान योजना की रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, कुछ था ही नहीं। और उसी विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेता जो हैं पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, कैश, उसकी शिकायत नहीं करते कांग्रेस वाले। तो आपने उनकी मां की राजनीति खत्म कर दी, तब भी बेटा भी आपके पक्ष में करेगा? मैं क्यों कब बोल रहा हूं कि मेरे पक्ष में करेगा? लेकिन इसका मतलब आप मान लो ना खुलेआम भाई बीजेपी के साथ मिलके लड़ रहे हैं। आप मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। घोषणा कर दो ना आप कि भाई लोकसभा चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस वाले, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन। मान लो आप, तो आप एक जनता क्लियर हो जाएगी ना। जनता को तो वैसे भी क्लियर है, जनता बेवकूफ नहीं है, देख रही है जनता की चल क्या रहा है। जनता बड़ी सियानी है,
इन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, यही सियाने हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि आप यहाँ से अगर रवानगी कर देंगे तो कम से कम पंजाब में वो फिर ताकत में आ जाएगी। आपने कांग्रेस का वोट बैंक आपको लग रहा है कि कांग्रेस हमारी रवानगी कर देगी? कांग्रेस को लग रहा है नहीं, एक बार एक चीज़ देखो, दिल्ली में 70 सीटें हैं। एक सीट का नाम बताइए जहाँ पे कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही हो, एक सीट के लिए। अपना वोट बैंक तो बचाएगी ना। नहीं पार्टी अरे यार कोई तो कोशिश करे ना, एक सीट पे तो कोशिश कर ले। और बैंक नहीं है कुछ भी। कितने रुपए हैं उनके बैंक में? खत्म कर दिया आपने। दिल्ली के वोट बैंक में कांग्रेस के कितने रुपए, कितने वोट हैं? खत्म कर दिया आपने। तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। अच्छा, ये बड़े दुख की और खेद की बात है कि उनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस के लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं पता उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने भी गेम प्लान तो सही किया, जैसे इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी कह रही है हम केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस की जगह आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन सही हम हैं, सब लोग सही का साथ दे रहे हैं, हम सही हैं, हम बदमाशी नहीं कर रहे। कांग्रेस बदमाशी कर रही है, पीठ पीछे बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है कांग्रेस। वो अखिलेश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ममता दीदी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, शिवसेना भी बर्दाश्त नहीं करेगी, एनसीपी भी बर्दाश्त नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा तो कि आप पीठ पीछे आप बीजेपी के साथ सहयोग करके और दिल्ली का चुनाव लड़ोगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, दिल्ली के चुनाव के बाद फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं? देखते हैं, चुनाव के बाद एक इंटरव्यू और करेंगे आपके साथ। मुझे लग रहा है, मुझे दूसरा एंगल लग रहा है, मुझे जहां तक मैं आपके आईक्यू देख एक पा रहा बारी हूं, देख लेते हैं अभी थोड़ा मुझे सा, मुझे लग रहा है ये स्टेप कवायद, बाय स्टेप चलते हैं। मुझे लग रहा है ये कवायद इस बात की तो नहीं है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद एक नई बात छोड़े कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे। नहीं, मेरे को नहीं बनना संयोजक, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके सबके मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। अरे जब सर्वे आया उसमें आपका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चलने लगा था, आप कह रहे आप संयोजक। ये आप मेरे को मेरी सारी राजनीति आज इस प्रोग्राम के बाद खत्म करके छोड़ोगे। आप मेरी टांग खींच रहे हैं, मेरी राजनीति खत्म करने में लगे हुए हैं। मेरे से बहुत सीनियर नेता हैं इंडिया गठबंधन में, वो मेरे से ज्यादा काबिल हैं। भाई हमें दिल्ली के लोगों के लिए काम करने हैं, अभी शिक्षा पे काम करना है, 24 घंटे बिजली हमारी आगे छोटी बढ़ा सी दी है। पार्टी है, 2 राज्यों में है। और आपने देख ही लिया, हम लोग इतना कहते हैं बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, और सभी लोग वही बातें करते हैं। नतीजे आएंगे तो मुख्यमंत्री आप रहेंगे या सिंहासन वापस कर देंगे? नहीं, दिल्ली के लोग अरविंद जी को चुन के भेजेंगे तो अरविंद जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये भी तो तय हो गया पहले ही। देखिए, चुनाव ही उनके नाम पे लड़ा जा रहा है। चुनाव हम तो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम पे। 2020 का चुनाव भी उन्हीं के नाम पे लड़ा गया था, 25 का भी उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है, वोट ही उनके नाम पे दिया जा रहा है। अरविंद जी, क्या कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहती है, उसका मेन कारण बताइए आप, कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए? ये बात पे मैं सहमत हूँ कि दोनों पार्टी चाहती है। वो एक सिस्टम है, मैंने शुरू में बोला, करप्शन वाला। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो दोनों एक ही व्यवस्था का हिस्सा हैं और उस व्यवस्था को आम आदमी पार्टी चैलेंज कर रही है। उस सिस्टम को हिलाया है हम लोगों ने, बहुत बुरी तरह से झकझोरा है उस सिस्टम को, इसीलिए हम लोग जेल गए हैं। वो दोनों पार्टियां एक दूसरे से कंफर्टेबल हैं, कोएग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरे से कंफर्टेबल है। वो आम आदमी पार्टी से दोनों पार्टियां कंफर्टेबल नहीं है। आम आदमी पार्टी को दोनों पार्टियां क्रश करना चाहती हैं। कर देंगी, ऊपर वाला तय करेगा, हमारा तो हमारा धर्म प्रयास और हमारे कर्म जारी हैं, धर्म जारी है। अरविंद, अगर आप पिछले 1.5-2 साल का पीरियड देखिए, इन्होंने क्रश करने में क्या कसर छोड़ी थी। आप देखिए, किसी पार्टी का मतलब इस देश के 75 साल की आज़ादी का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी एक पार्टी के साथ उतना अत्याचार नहीं हुआ होगा जितना आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कोई एक पार्टी जिसके सारे बड़े नेता जेल में हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमारे 5 बड़े नेता एक टाइम पे एक साथ, इंक्लूडिंग 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जेल में थे। इनके 2 बड़े नेता जेल चले जाएं, पार्टी के 100 टुकड़े हो जाएंगे, बस 2 टॉप आपने के। लाइन छोड़ दी, अब आप इस पे काम करेंगे अगर सत्ता केंद्र बदलेगी कभी तो? ये जेल का हम नाटक नहीं करते, इसके लिए राजनीति में नहीं आए थे। अच्छा, बड़ी अच्छी परंपरा हुआ करती थी, इमरजेंसी के बाद तक परंपरा रही। नेता भले राजनीतिक मुद्दों पे कितना ही लड़ते हो झगड़ते हो, लेकिन कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पे बैठ के बात किया करते थे, संवाद रहता था। आपको लगता है अरविंद जी संवाद खत्म हो गया? वो खत्म हो गया, वो बहुत पॉलिटिकल बातें नहीं होती है। वो बहुत गलत है। मतलब हर चीज़ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान करना सही नहीं है। मुद्दों पे, विचारों पे
मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है, तभी इंसानियत आगे बढ़ती है। लेकिन बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसमें से समाधान निकलने चाहिए। वो एक दूसरे के साथ मतलब बस आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, देयर इज़ नो मिडल स्पेस इन बिटवीन, ये तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। ये चुनाव आयोग पे जितनी आप शिकायतें कर रहे हैं, चुनाव आयोग का जो हाल है गांधी जी के 3 बंदर की तरह, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे सुनाई नहीं पड़ रहा, बोल नहीं पाता, इतना नाकारा चुनाव आयोग मैंने तो अपनी पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखा। आपकी जो शिकायतें कर रहे हैं, आप जो जांचें हो रही हैं, आपको लगता है कि चुनाव आयोग दिल्ली के चुनाव में ईमानदारी से निर्वहन कर पाएगा या कोई और बड़ा गेम प्लान होगा? मैं टू बी फेयर टू द इलेक्शन कमीशन 100 शिकायतें पूरे पार्टियों की हो सकती हैं। हम अभी चुनाव आयोग के पास गए थे, जो शादरा वाला एग्जाम्पल दिया, 11,000 डिलीशन, और वो 11,000 डिलीशन केवल शादरा में नहीं थे, एक विधानसभा में 7,000, एक विधानसभा में 5,000, एक विधानसभा में 4,000, एक साथ मैसिव डिलीशंस की बाढ़ आ गई थी सब जगह। तो जब हम वहाँ गए थे, हमसे उन्होंने कोऑपरेट किया और उनके इंटरवेंशन के बाद ही ये मास डिलीशंस दिल्ली में बंद हुए। अब इन्होंने मेरी विधानसभा टारगेट की हुई है, मेरी विधानसभा में अचानक 7,000 डिलीशन आ गए हैं और 10,000 एडिशन आ गए हैं। उसको लेके अब हम जा रहे हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे ऐसे लगता है कि सारी मशीनरी इन लोगों के साथ मिली हुई है। लोकल लेवल पे जो भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, पूरी तरह से इनके साथ ऐसे लगता है मिले हुए हैं। हम दोबारा जाएंगे, पर हमारे केस में उन्होंने सकारात्मक, चुनाव आयोग ने सकारात्मक, वो कैसे दे दिया? डर नहीं लगा उनको मोदी जी से? मुझे आइडिया नहीं है। आपको ऐसी बातों का आइडिया होता भी नहीं है वैसे। अरविंद जी, एक बात बताइए मुझे कि एक चीज़ का डर पैदा हुआ आम जनता में। 100 करोड़ आपने ले लिए, 150 करोड़ रुपये ले लिए, गोवा पहुंचा दिया आपने, रुपये की रिकवरी नहीं हुई, पूरे देश ने देखा। बाद में आप सबको जमानत भी मिली, लेकिन 2 साल लग गए सबको, बाकी नेताओं को 1.5 साल 2 साल। इस देश के आम लोगों ने जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, उनके मन में डर पैदा किया कि ये ट्रैप करेंगे तो छूटने में भी 1.5 साल लग जाएंगे। क्या न्याय व्यवस्था कहीं चरमरा गई है, या संवैधानिक संस्थाएं जो उनके कब्जे में हैं वो इस हिसाब से रणनीति बना रही है कि कोई नेता, आप जैसे नेता जिनके पास बड़े बड़े वकील हैं, उनको 1.5 2 साल लग जाते हैं, तो जो छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी की, वो ट्रैप होते हैं, उनको भी बहुत बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आम आदमी को उनमें डर पैदा हो गया, पूरा सिस्टम डरा हुआ है ना? सब डरे हुए हैं, जज डरे हुए हैं, जुडिशरी डरी हुई है, मीडिया डरी हुई है, पत्रकार डरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं। बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक आम आदमी जब ट्वीट करता है रोज, वो भी सोचता है कि मेरे ऊपर एफआईआर तो नहीं हो जाएगी। सारा सिस्टम पूरे देश के अंदर ऐसा डर का माहौल पैदा किया हुआ है, ये क्या हो रहा है? इसके लिए तो आज़ादी नहीं ली थी ना। वो जो है, मुझे याद आया, मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल माचिस ऐसी लगाते हैं। मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में जब आप आए थे, चुनाव होने वाला था, आपने कहा था कि योगी की जो हटाने की रणनीति बन रही है, वो ऐसी आग लगाई है आपने, उस केवल आपने, और उस आग से अभी तक योगी और अमित शाह मोदी की लड़ाई और बढ़ती चली जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, वो आप पहले ही से ने था, कहा, किसी ने नहीं कहा, पहले से था वो, टीवी पे आपने कहा। नहीं पहले से था वो शब्द अंदर आपने खाने था, छिपे हुआ था, मैंने उसको उजागर कर दिया। तो इतना ही किया मैंने। बीजेपी की ये इंटरनल बातें कौन बता देता है कि योगी सबको पता है, बस इतना है कि हिम्मत मैंने की जनता के सामने रखने की। सबको पता है कि क्या चल रहा है, सबको पता है किसकी किससे लड़ाइयाँ चल रही हैं। चलिए अरविंद जी, मैं चुनाव के बीच में मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, लेकिन बड़ा मजा आया बातचीत करके। आपसे भी बात करके थैंक यू। तो ये थे अरविंद केजरीवाल की टीम, और मुझे अच्छा लगा बात करके कि एक अच्छी चीज़ है, पढ़े लिखे लोग हैं, साफगोई से अपनी बात कहते हैं और झिझकते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि समाज में, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, उनके विचार इस तरह रखना एक अच्छी परंपरा है। और अरविंद जी ने ये बात भी सही कही कि नेताओं के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति इतनी गंदे नहीं होनी चाहिए कि बिना सबूतों के नेता और खासतौर से मुख्यमंत्री लोग जेल में चले जाएं। ये भारत का लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।